मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आकांक्षा पांडे, राहुल कुमार, साधना कुमारी, पिंटू कुमार, साजल चित्रा, साजल चीपा, राधे राधे। बेटे चीपा क्या है? सैजल चीपा। चीपा गोत्र है क्या है? नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और मेंसुरेशन 3D पे कुछ नई बातें आपके साथ डिस्कस करते हैं। आइए। सवाल ये कह रहा है कि भाई इस तरीके की कोई पाइप है। थोड़ा सा रियलाइज करेंगे तो समझ में आएगा, लफ्फेबाजी चलाएंगे तो नहीं आएगी बात। ये कह रहा है कि जैसे यहां से देखोगे, मैं ये 3D ई रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए चीज को। कहता है जी इस तरीके से कोई पाइप है। इस पाइप में जो इसका फेस है, वो मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है क्या बना हुआ है? एक ट्रेपीजियम शेप का बना हुआ है। और कैसी ट्रेपीजियम बना हुआ है जी? आइसोसेलिस ट्रेपीजियम बनी हुई है। मतलब जितनी लेंथ ये वाली होगी उतनी लेंथ ये वाली होगी। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि इसकी एक जगह ट्रेपीजियम की जो विड्थ है वो 4 है, तो बॉटम में इसकी विड्थ 5 है। यानी इधर 5 मीटर लंबी, इधर 4 मीटर लंबी, यानी पैरेलल लाइनें दे दी। इफ द डेप्थ ऑफ द कैनाल इज 2 मीटर, और कहता है कैनाल की जो ये वाली डेप्थ है ये 2 मीटर है। बहुत बढ़िया। और कहता है ये जो कैनाल है ये कितनी लंबी है? 120 मीटर लंबी है। तो सवाल में कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दिस कैनाल। इस कैनाल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी? मतलब प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा? देखिए, बेस कुछ भी रखा हो, फिगर कुछ भी हो, बनवा रहा है आपसे प्रिज्म। प्रिज्म का वॉल्यूम का एक ही सूत्र होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया की बात करें तो ट्रेपीजियम में तो हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन है, 4 + 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन, दैट इज 2। ये तो हुआ मेरे भाई बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट कितनी? 120। 2 से 2 गया, 4 और 5 9, 9 गुना 120, 12 नी में 108। तो इसका मतलब मेरे बाबू इसका जो वॉल्यूम निकल के आया वो 1080 क्यूबिक मीटर है। 3D समझने में समय इसलिए लगता है क्योंकि हम फिगर को जब तक एनालिसिस नहीं करते आंसर नहीं निकलता। अभिषेक कुमार जी, मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि एक प्रिज्म है और उस प्रिज्म का जो आधार है वो मेरे प्यारे बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कैसी है उसके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं। ये कह रखा है कि इसका एक कोण 90 डिग्री है। कौन सा एंगल? ए 90 डिग्री है। तो मेरे प्यारे बच्चों बन गई। ये वाला एंगल है ए। ये सवाल में कह रहा है जी 90 डिग्री। बी सी डी। बहुत सुंदर। कह रहा है जी ए बी की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, सी डी की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 13 सेंटीमीटर, डी ए की लेंथ है मेरे भाई 12 सेंटीमीटर। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब तो 9 12 13 14 सेंटीमीटर इसकी भुजाई है। अब अब मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछा है क्या? वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम दिया हुआ प्रिज्म का। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? बेस एरिया चाहिए। बेस एरिया इनटू क्या चाहिए मेरे बच्चे? हाइट चाहिए। ये है मेरे प्यारे बच्चों 2070 घन सेंटीमीटर। अब यहां के बाद कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब लेटरल सरफेस एरिया बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या रहेगा? तो कहेगा जी लेटरल सरफेस एरिया रहेगा बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। बहुत सुंदर। अब बेस पेरीमीटर निकालना आसान है, सारी भुजाओं का जोड़। तो देखो यार, 14 और 13 27। बिल्कुल ठीक है। 27 और 2 25 ना, 27 2 29, 29 39, 39 और 9 48। आधार परिमाप आया मेरे बच्चे 48। 10 चौक 40 और
3 4 3 7 × 48 इंटू हाइट, ये आ जाएगा मेरे बच्चे लेटरल सरफेस एरिया। अब दो तरीके हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 48 से भाग होने वाला चाहिए। अगर 48 से भाग हो जा रहा है, 48 का मल्टीपल है, तो मेरा आंसर है। एक तरीका तो वह है जो हम ऑप्शन से ढूंढ के काम कर रहे हैं। दूसरा, हम यहां हाइट निकालें, लेकिन हाइट निकालने के लिए जरूरी क्या है सर? जरूरी है कि हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, क्योंकि अल्टीमेट लड़ाई तो इस बेस की एरिया फाइंड आउट करने की। सवाल ने खुद ही कह दिया कि भैया ये राइट एंगल है, तो यहां मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं। आपने कहा जी बना लो। अब मेरे बच्चों, ये साइड 9 है, ये साइड 12 है, तो ट्रिपलेट बनाओगे तो ये भुजा क्या आएगी? 15। आपने कहा जी हाँ। तो इस ट्रायंगल का एरिया में ए मान लूं, तो ए की वैल्यू क्या आएगी सर? तो ये होगा सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 9 गुना 15 ना 9 गुना 12, माफ करिए। तो ये एरिया है मेरे प्यारे बच्चों 54। और मेरे भाई इस ट्रायंगल का एरिया में बी मान लूं, तो आप मुझे बता सकते हैं 13 14 15 से एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो स्टैंडर्ड है 13 14 15। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 14 और 15 सेंटीमीटर हैं, तो इसका जो एरिया आएगा वो कुछ और नहीं 84 सेंटीमीटर होगा। मतलब 84, माफ करिए 84 वर्ग सेंटीमीटर होगा। हाँ जी, ये बी था एरिया। और अगर मेरे प्यारे बच्चों में इन दोनों का एरिया आपस में मिला दूं, इन दोनों का एरिया मिला दूं, तो पूरी रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। आपने कहा हाँ। तो ए की वैल्यू है मेरे बच्चे कितनी? 54। बी की वैल्यू है 84। 4 4 8 8 5 13। तो टोटल एरिया आएगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 138। अगर मेरे प्यारे बच्चों बेस एरिया 138 है, इंटू हाइट है, और बराबर है 2070, अब काट पाट मचाते हैं। देखो जी, किससे कटेगा? 7 2 9, 3 1 4 8 12, 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 निम 27 690, और 2 से कट रहा है। अरे 23 से ही ना कट रहा है, 23 दूनी 40, 23 3 69, 30, 2 से काटेंगे 15। तो मेरे बच्चे हाइट जो निकल के आई आपकी वो आएगी 15। यहां से आपने प्रिज्म की हाइट निकाल दी। प्रिज्म की हाइट है 15, वो हम यहां रख देंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा 15 8 120, 12 हासिल आई, 15 चौको 60 और 12 72 700। तो मेरे बच्चे इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा 720 यूनिट। लेटरल सरफेस एरिया होगा 720। ये मेरा राइट आंसर। करिए जी। बाबू, एक प्रिज्म का आधार एक समषष्टभुज है, हेक्सागन है। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझते हैं बात को, ये रेगुलर हेक्सागन आ गया। बहुत बढ़िया। इफ एवरी एज ऑफ द प्रिज्म मेजर 1 मीटर, कहता सेंटीमीटर में है क्या? मीटर में है। हर एक किनारे की जो लंबाई है वो 1 मीटर है, मान लीजिएगा। एंड हाइट इज ऑल्सो 1 मीटर, कहता है इसकी हाइट भी 1 मीटर है। अब हमें कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकाल के बताइए। तो मेरे बच्चे, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। हेक्सागन का बेस एरिया क्या हुआ मेरे बच्चे? 3√3 बटे 2 ए स्क्वायर। तो साइड एक, एक का वर्ग 1, और हाइट भी कितनी मेरे बच्चे? 1। तो आंसर आएगा 3√3 बटे 2। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, आए। देखिए बाबू, सवाल को समझिए। कह रहा जी, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए रेगुलर हेक्सागन। किसी लंब प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित षटभुज है। यदि इसकी ऊंचाई 12√3 है, तो मेरे बच्चे हाइट है 12√3, इसका आयतन बताना है। साइड की जो लेंथ है
ए, ये है मेरे प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम होगा हेक्सागन का बेस एरिया हुआ 3√3/2 A²। ए की वैल्यू 5, 5 का और 25, ये हुआ मेरे बच्चे बेस एरिया, और हाइट है 12√3। तो देखो जी, 2 से काटा 6 आया, √3 को √3 से किया 3, 3 को 3 से किया 9, 9 को 6 से किया 54, 25 गुना 54 मेरा आंसर आया। 25 चौको 100, 25 5 125 और 10 135 है कहीं आंसर 1350। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा वॉल्यूम आया। हाँ है ना। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे एक नियमित षटभुज का आधार प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार की भुजा 5 सेंटीमीटर है। प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए यार, सेम ही सवाल है। कहता जी एक हेक्सागन है, हेक्सागन की साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है मेरे बच्चे वो 12 सेंटीमीटर है। कहता जी टोटल सरफेस एरिया बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो टोटल सरफेस एरिया होगा क्या, लेटरल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हुआ जी बेस पेरीमीटर। तो हेक्सागन में 6 भुजाएं होती है, तो 6 5 30 गुना हाइट होगी 12, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। बेस हुआ जी हेक्सागन, तो हेक्सागन के एरिया होता है 3√3/2 A², ए का 5 का और 25। अब बाबू कछु नहीं करना है आपको, देखो इसी फॉर्म में आंसर होगा, या तो कुछ कॉमन डाला होगा, जैसे इसने 3 कॉमन लिया यहां और यहां से। 3 क्यों लेगा, फिर तो ज्यादा ही ले लेगा यार। आंसर काहे नहीं आ रहा भाई। हाँ सही तो है, ये आ रहा है ना, ऑप्शन सी। भाई ये 12 3 36 360 और ये 75√3, तो ये 360 75√3। ऑप्शन सी में, माफ करना, ऑप्शन सी सही आंसर है। कहता है जी एक राइट प्रिज्म का वॉल्यूम बताइए जो कि हेक्सागन पे बेस्ड है। टोटल सरफेस एरिया 156√3 है, और हाइट है 10 सेंटीमीटर। ये थोड़ा खतरनाक सवाल है, ध्यान से देखना, थोड़ा ज्यादा खतरनाक सवाल है बाबू। सवाल में कह रहा है कि एक हेक्सागन बेस्ड है, तो जो हेक्सागन होगी मेरे बच्चे, हेक्सागन की साइड की लेंथ में मान लेता हूं ए है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जी, लेटरल सरफेस एरिया दैट इज बेस पेरीमीटर, तो 6 से इंटू हाइट हो जाएगी 10, प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, हेक्सागन की एरिया होगा 3√3/2 A², और ये इक्वल है मेरे बच्चे 156√3। बहुत सुंदर। अब आइए आगे, देखो 2 से तो 2 गया, 3 भी कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 से 3 गया, 3 5 15, 3 दूनी 6। यह है मेरे बच्चे 20A प्लस में √3 है √3 A² बराबर 52√3। यहां से मेरे बच्चे में ए कॉमन ले लेता हूं, देखना यार गलत तो नहीं है। भाई 2 से 2 गया, 3 दूनी 6, 3 यहां से गया, 20 पैरामीटर इंटू हाइट हुआ, तो ठीक है। ठीक है ना जी, यहां तक की कैलकुलेशन आई है। ए कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 20 जमा √3 ए बराबर 52√3। अब मेरे बच्चे यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना या इसको सोल्व करना बहुत डिफिकल्ट काम है, इसलिए यहां एक छोटा सा पॉइंट दे रहा हूं, बहुत मुलायम सा, उसको समझना। जब भी ऐसी कहानी आएगी ना, तो हमेशा ही इस ए की जो वैल्यू होगी ना, वो रूट में होगी। आपका क्या मतलब, मतलब ये बेटा, देखिए यार, अगर मान लीजिए ए की वैल्यू में 5 ले लूं, तो ये 5 यहां आया, ये 20 जमा 5√3।
आप इसे कभी जोड़ थोड़ी पाओगे आपस में। ये दोनों चीजें तभी जुड़ेंगी जब या तो दोनों नंबर में हो, ये 20 हो ये 30 हो, जुड़ जाएगी। या फिर ये √5 √3 हो, ये 4 √3 हो, तो जुड़ेंगी। भाई दोनों को जोड़ के उत्तर तो एक ही टर्म में आ रहा है ना। उत्तर ऐसे थोड़ी कि 52 √3 = 12, ऐसे थोड़ी है। तो एक ही टर्म में आंसर लाना है, तो ये तभी संभव है जब या तो दोनों को रूट में लाओ या दोनों को नेचुरल नंबर। तो ये तो रूट होगा नहीं, नेचुरल नंबर लाने के लिए एक ही वैल्यू √3 ले लो। तो एक ही वैल्यू √3 ले ली, तो ये वैल्यू आई √3। √3 को √3 से क्या 3, 20 और 3 23, तो आंसर आया 23 √3, जबकि मेरा आंसर है 52 √3, यानी गलत है मेरा। तो इस बार एक √3 नहीं 2 √3 ले लो, तो यह आया 2 √3। √3 को √3 से क्या 3, 3 दूनी 6, 20 और 6 26, 26 दूनी 52 √3। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ए की जो वैल्यू है वो 2 √3, यानी साइड की जो लेंथ है वो 2 √3 है। बिल्कुल ठीक है जी, साइड की लेंथ 2 √3। अब अगर साइड की लेंथ आ गई मेरे बच्चे, तो आपको तो वॉल्यूम निकालना है। हाइट तो प्रिज्म की पहले ही दे रखी है, तो वॉल्यूम क्या होगा जी, बेस एरिया। बेस एरिया यानी 3 √3/2 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू है 2 √3, 2 √3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, तो ये 12। बिल्कुल ठीक है, ये आया बेस एरिया इनटू हाइट। हाइट कितनी मेरे बच्चे 10, 2 छिक्के 12, 10 छिंके 60, 60 थी 180, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 180 √3। थोड़ा समझदारी का गेम खेलिए, है ही नहीं, ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों हम क्यूब पे आते हैं। देखिए यार, अगर सच मायने में हम बात करें तो हमें ये बात पता है कि जो राइट प्रिज्म है, हम उस राइट प्रिज्म में ही 3-4 टुकड़े करते हैं। स्पेलिंगों पे ना जाना। पहला टुकड़ा यानी इनमें कुछ विशेष फिगर बनती है। एक तो प्रिज्म हुआ, प्रिज्म तो जनरलाइज हो गया, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ खास चीजें होती हैं। तो पहली जो खास चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो हम जा रहे हैं क्यूब, जिसे हिंदी में हम घन कहते हैं। इसके बाद जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो क्यूबॉइड होगा, जिसे हम हिंदी में घनाभ कहते हैं। और तीसरी जो विशेष चीज होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो होगी मेरे प्यारे बच्चों क्या, दैट इज सिलेंडर। इसको हम कहते हैं मेरे बच्चों बेलन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बेलन कहते हैं। तो तीसरी चीज मेरे बाबू हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा बेलन। तो हम 3 विशेष फिगर बनती हैं प्रिज्म में, राइट प्रिज्म में, तो उन तीनों चीजों पर बात करेंगे। अब आइए मेरे बच्चे, सबसे पहले हमने क्यूब को छेड़ा और हम क्यूब के बारे में डिटेल जानकारी इकट्ठा करेंगे। आइए देखिए, ये प्रिज्म का ही एक रूप है, लेकिन इसमें खास बात बस इतनी है कि जो बेस है वो वर्गाकार आधार का होगा, और वर्गाकार आधार की भुजा की लंबाई ए होगी, तो इसकी जो हाइट होगी ना वो भी ए होगी। यानी क्यूब प्रिज्म की ही एक विशेष आकृति है, जिसमें जितनी आधार की लंबाई होगी उतनी ही इसकी ऊंचाई भी होगी, उतनी ही मेरे प्यारे बच्चों इसकी ऊंचाई भी होगी। तो अगर मुझे क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो प्रिज्म के वॉल्यूम का क्या फंडा है सर, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस क्या वर्ग, वर्ग का एरिया हुआ ए स्क्वायर इंटू हाइट। भाई ये वर्ग ही तो हुआ मेरे बच्चे, और अगर ये वर्ग हुआ तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ ए स्क्वायर, और हाइट भी क्या है बाबू यहाँ ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या हुआ ए क्यूब। तो वॉल्यूम हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कहां है एरा, भुजा का क्यूब, यानी साइड का क्यूब। अगर पूछे लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है जी बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। आधार में वर्ग है तो वर्ग का परिमाप होगा कितना 4 है, इंटू हाइट क्या हो गई ए, तो ये होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस में मेरे बच्चे बेस का एरिया और टॉप का एरिया शामिल करेंगे, तो 4a स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, बेस क्या स्क्वायर तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, तो इसे जोड़ेंगे तो आएगा 6a स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं डायगोनल की। मेरे प्यारे बच्चों डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है एक कमरे में एक कोने से दूसरे कोने के बीच की दूरी। जैसे ये वाला कोना इधर का लिया, इधर ये वाला कोना लिया, तो ये इसकी सबसे बड़ी डायगोनल होगी। यानी इस कोने से, जहां पे भी कमरे में एक कोने से सामने वाले कोने पे मिलाएंगे, तो ये उसके सबसे बड़ा डायगोनल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस डायगोनल की लेंथ निकलेगी कैसे, उस बात को समझना। सबसे पहले हमें निकालना होगा
क्या सबसे पहले आपको निकालना होगा मेरे बच्चे ये वाले डायगोनल की लेंथ। ध्यान से देखोगे तो ये वर्ग का विकर्ण है, तो ये वाली भुजा ए है, ये वाली भुजा ए, ये वर्ग है नीचे बेस, तो इसका विकर्ण होगा √2a। ये वाली लेंथ ए है। अब जरा ध्यान देना मेरी बात पे, ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों ए है, ये वाली लेंथ √2a है, और मेरे बच्चे अगर मैं आपको कहूं कि यार यहां से यहां तक की लेंथ बताओ, तो ये होगा आपका सबसे बड़ा डायगोनल। और मेरे बच्चे इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी, तो √2a, ए राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो ये आएगा √3a। तो किसी क्यूब में जो विकर्ण होता है उसकी लेंथ होती है √3 इंटू साइड, √3 गुना भुजा। ये रहता है मेरे बच्चे डायगोनल की लेंथ निकालने का तरीका। क्या आप मेरी बात से सहमत है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों? क्या मुझे समझ पाए मेरी बातों को? अगर हाँ तो अब सवालों पर आते हैं। पहला सवाल आपके नजर पे इसके तुरंत आइए। कहता है किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। क्यूब किस पे बनता है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर क्यूब जो बनता है वो बनता है स्क्वायर बेस पे। बिल्कुल ठीक है। अगर स्क्वायर बेस पे बन रहा है मेरे बच्चे, तो मुझे एक बात बताना, क्यूब में खास चीज क्या होती है? बड़े आराम से मेरी बात को सुनना समझना। क्यूब में खास बात यह रहती है, क्यूब में मेरे बच्चे खास बात क्या रहती है कि इसके चार छह फेस होते हैं कुल मिला के, और छह के छह फेस जो होते हैं वो बराबर ही होते हैं, यानी सारे फेसेस बराबर होते हैं। जितना एरिया मेरे बाबू इस वाले फेस का होगा ना, उतना ही मेरे प्यारे बच्चों एरिया इस वाले फेस का भी होगा। तो हर फेस का एरिया इक्वल होगा। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई इसके एक फेस का जो परिमाप हो 40 है, मतलब ये भुजा भी ए होगी, ये वाली भुजा भी ए होगी, ये वाली भुजा भी ए होगी, ये वाली भुजा भी ए। तो ये जो फेस है इस फेस का पेरीमीटर कितना हुआ? 4 है, 4 है, और 4 ए बराबर है मेरे बच्चे 40। तो ए की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 10। कहता है जी इस क्यूब का वॉल्यूम बताइए। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे साइड का क्यूब, ए क्यूब। तो अगर ए की वैल्यू 10 है तो 10 का क्यूब करेंगे मेरे बच्चे, आंसर क्या आएगा? 1000। तो आंसर आएगा 1000। आए। देखिए यार सवाल में कह रहे द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज दिस, देन द व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। कहता है एक घन है उसका आयतन 4096। तो अगर घन की भुजा ए है तो इसका ए क्यूब जो होगा ये वॉल्यूम होगा, ये है 4096। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ए की वैल्यू क्या होगी? तो सर इसका क्यूब करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आएगा 16 का क्यूब। बताओ भाई क्या आएगा मेरे बच्चे? 16 का क्यूब। तो कहता है भुजा की लंबाई क्या है? तो भुजा की लंबाई आ गई मेरे बच्चे 16। वैसे भी हमेशा ध्यान रखना डाटा 16 का क्यूब और 64 का वर्ग बराबर होता है, और ये वैल्यू मेरे बच्चे 4096 होती है। 9 का क्यूब 27 का वर्ग बराबर होता है 729। क्लियर है भैया? आई। सवाल में मेरे भाई कह रहा है कि घनाकार डब्बे की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी ए की वैल्यू 12 है। तो हमसे कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है? वो रहता है मेरे बच्चे 6a²।
6a²। ए की वैल्यू क्या है? 12, 12 का 12। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 कम 6 2 8 है। 6 चौक 24, सॉरी 864। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। भाई जल्दी जल्दी से कोशिश करके आंसर दिया करो। सवाल में कह रहे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज दिस। तो भाई क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया रहता है वो 6a² है एंड इट इज 1176। अब 6 से काटेंगे मेरे भाई तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, 5 बचा, 6 नीम 54, 6 छिंग 36। तो मेरे प्यारे बच्चों a² की जो वैल्यू आई वो आई 196 है। तो ये किसका वर्ग है साहब? तो ये 14 का स्क्वायर है जी। तो ए की वैल्यू आई जी 14। अब कहता है कि इस क्यूब इसका वॉल्यूम निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम क्या रहता है? तो वॉल्यूम रहता है साहब a³ साइड का क्यूब। तो 14 का क्यूब। अब 14 का क्यूब क्या होगा जी? अब आपको अगर याद नहीं भी है तो आप ये देखा करो कि 4 का इसका क्यूब करेंगे तो 4, देखो 4 गुना 4 यूनिट डिजिट पकड़ने की कोशिश करो तो 4 चौक 16 क्या आया? 6, 6 चौक 24 4 आया, यानी यूनिट डिजिट आएगा 4। तो यूनिट डिजिट 4 केवल यही है, तो आंसर आया 2744। वैसे आप ध्यान रखना कि भाई 14 का क्यूब होता है कितना? 2744। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है जी। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज दिस। कहता है कि क्यूब का सरफेस एरिया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो सवाल में कहता है ना द सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म, तो हम लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन अगर वो ये कह रहा है ना कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, तो इस कहानी में हमें उसका टोटल सरफेस एरिया काउंट करना होता है। फिर से समझाता हूं, अगर कहता है ना सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म, तो हम लेते हैं लेटरल सरफेस। लेकिन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब बोल दे तो स्पेसिफिक लैंग्वेज में टोटल सरफेस एरिया काउंट कराता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है साहब? 6a²। और ये बराबर दे रखा है इसके। तो भैया सोल्व करेंगे, 8 0 8 3 24, 240 और 3 243। किसी भाई ਨੂੰ कोई लोड हैगा था, कोई दिक्कत हैगा? नहीं। और बटे में आया मेरे प्यारे बच्चों 8। 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 एकम 3। तो a² की वैल्यू आई 81, 2 8 16। तो a की वैल्यू आई मेरे बच्चे 9/4। अब मुझसे सवाल में कह रहा है कि इसका वॉल्यूम बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम जो होता है वो क्या रहता है? तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। तो 9 का क्यूब हुआ मेरे बच्चे 729 और 4 का क्यूब हुआ 64। तो आंसर आया 729/64। अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन है जो मेरा राइट आंसर है। तो सबसे पहली चीज तो बटे में 64 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गया। अब आते हैं इससे क्या कि सर अब देखते हैं कौन सा सही है। ये सेम ही दे दिया क्या? 11 सही 25/64। ये क्या गड़बड़ है? मतलब ऑप्शन में मिस्टेक है, जिस टाइपिस्ट के थ्रू गलती हो गई। अब देखिए दोनों ही ऑप्शन सेम आ गए ना। ये मेरा आंसर नहीं है। आप कहें क्यों नहीं है? देखो सर, इसे जब इसे लिखोगे तो इसका मतलब है 11 - 27/64। जब जोड़ोगे तो 4 एकम 4, इसका यूनिट डिजिट आएगा 4, 4 में 7 जोड़ा तो 11, यूनिट डिजिट आएगा 1, 1/64। यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 1/64। जबकि मेरे सवाल में इकाई का अंक क्या है? 9। तो वो तो मेरा आंसर है नहीं, और ये दोनों गलती से सेम आ गए, तो कोई भी एक टिक कर लेते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, 11 सही 25/64 क्यूबिक मीटर।
फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल। कहता है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यदि प्रत्येक भुजा को दो गुना कर दिया जाए। मेरे बच्चे आप जानते हैं कि जो सरफेस एरिया होता है वो 6a² होता है। और जब हमने परसेंटेज पढ़ा तो हमने वहां एक चीज जानी थी कि भाई जब भी हमें परसेंटेज निकालना हो, रेशियो निकालना हो, फ्रैक्शन निकालना हो, मतलब कंपैरेटिव वैल्यू निकालनी हो, तो जो चीज कांस्टेंट रहनी है उसको हमेशा के लिए इग्नोर कर दो सवाल से। तो मैं और आप मिलके ये बात समझ गए कि 6 का कोई यूज नहीं है। छोटा क्यूब होगा तब भी 6a², बहुत बड़ा क्यूब होगा तब भी उसका सरफेस एरिया 6a², यानी साइड चेंज होगी 6 तो फिक्स रहेगा। तो सरफेस एरिया जो है ना वो मेरे हिसाब से सिर्फ ये होगा कि साइड का स्क्वायर होना है, यानी जो परसेंटेज चेंज होगा वो साइड के स्क्वायर में होगा। तो कहता है साइड जो है वो डबल कर दी गई, तो यानी साइड पहले एक थी तो अब कितनी होगी मेरे बच्चे, 2। तो एरिया क्या होगा, 1 का वर्ग 1 तो 2 का वर्ग 4। तो इसका मतलब सरफेस एरिया 1 से 4 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, 3। और 3 का इंक्रीज किस पे भाई, 1 पे, तो 100 पे कितना, यही बाबू भैया हमारा सवाल है। तो आंसर होगा जी 300% का इंक्रीज हो गया। कह रहा जी घन का सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई, तो भैया घन में सबसे लंबा विकर्ण होता है √3a, ए का मतलब साइड की लेंथ। और ये दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 7√3। √3 से √3 काटा तो ए की वैल्यू आई 7। बहुत सुंदर। कहता है इसका वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम होगा ए क्यूब, तो 7 का क्यूब हुआ मेरे प्यारे बच्चों 343। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। कह रहा जी 2.5 मीटर भुजा वाले घनाकार बॉक्स में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे लंबी छड़ होगी वो कुछ और नहीं उसका डायगोनल होगा, और डायगोनल की लेंथ होती है √3a, और ए की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 2.5, तो आंसर होगा 2.5 √3। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। कहता है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है। कह रहे क्यूब है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हुआ जी, 6a²। टोटल सरफेस एरिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों 6a²। और कहता है जी इसका वॉल्यूम वो क्या हुआ साहब, ए क्यूब। कहता है इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम। बहुत बढ़िया जी। अब a² से मेरे बच्चे काटेंगे तो यहां बचेगा a, तो यहां से a की वैल्यू निकल के आ गई 6। तो कह रहा है कि घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए, तो वो होता है √3a। ए की वैल्यू है 6, तो आंसर आएगा 6√3। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर होगा। कहता है जी घन की आकृति के कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। कमरे के अंदर रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करिए। मेरे बच्चे समझने वाली बात यहां पे ये है कि जो सबसे मतलब बेस जो होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे साहब बेस जो होगा वो वर्गाकार होगा। क्यूब का बेस जो होता है वर्गाकार होता है, और इसका साइड क्या रहती है, ए, तो इसका एरिया क्या होता है मेरे बच्चे, a²। अब कहता है कि बेस का जो एरिया है वो 48 है, तो ए की वैल्यू आई √48। √48 को भी डिफाइन करें तो 16 थी 48, तो ए की वैल्यू आई 4√3। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है इसके अंदर रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ी की लंबाई ज्ञात करिए, यानी डायगोनल।
तो अगर किसी क्यूब का बेस की लेंथ ए है तो डायगोनल होगा √3 है। और ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 4√3। √3 को √3 से क्या 3, 3 को 4 से गुना किया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 12। तो मेरे भाई मेरा राइट आंसर होगा 12। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है एक घन के बाहरी 4 दीवारों पर एक धागा लपेटा जाता है जहां घन की भुजा n सेंटीमीटर है। यदि धागे के प्रारंभिक सिरा बिंदु C पर और अंतिम सिरा बिंदु D पर लपेटा गया तो धागे की लंबाई ज्ञात करिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगी। देखिए यार, कहानी समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत जरूरी है कि 3D फिगर को आप एनालाइसिस करें, एनालाइज करें, यानी उसको समझें आपके हम कहना क्या चाह रहे हैं, तभी आप उसको क्लियर कट समझ सकते हैं। देखिए बाबू, ये क्यूब है। ये क्यूब है। ये मेरे बच्चे क्यूब है। सवाल में कह रहा है जी एक धागा लिया हमने, जो धागा लिया वो ले लिया हमने ये वाला, हमने इसको यहां से बांधा और एग्जैक्ट यहां पे ले आए। यहां तक तो चीज थी मेरे बच्चे आपकी नजरों के सामने। अब नजरों से ओझल होगी तो पीछे चली जाइए। फिर यहां आया, फिर ये आंखों के सामने पीछे से यहां आया। ये सारा पीछे वाली कहानी है, यानी उस चीज के पीछे से घूम रहा है और फिर ये घूम के आ गया यहां। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है धागा यहां बंधा था सी ऑप्शन पे, और अब ये यहां डी पे टॉप पे आके बन गया। ये सी और डी एक ही लाइन की कहानी थी। कहता है क्यूब की जो साइड है उसकी लेंथ है मेरे बच्चे एन। क्यूब की जो साइड की लेंथ है वो क्या है, एन। क्यूब की साइड की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों एन। अब कहता है कि अगर क्यूब की साइड की लेंथ एन है तो इस रस्सी की लंबाई ज्ञात करिए क्या होगी। तो अब विजुअलाइज करिए कि अगर इस क्यूब को दो बांट दें तो क्या होगा। अब मेरे बच्चों मैं इसको टुकड़ों में बांट रहा हूं। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी बात समझना, मैंने इसको यहां से ब्रेक करके 4 टुकड़ों में बांट दिया। अगर ध्यान दोगे तो मैं इसे 4 टुकड़ों में बांटूंगा ताकि आप उस चीज को फील कर पाए।
अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चों, मैंने क्या किया, यहां से इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया। ये बिंदु है सी और ये वाला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों डी। जब ये फोल्ड होगा ऐसे करके तो ये यहीं आके मिल जाने हैं। इस रस्सी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रस्सी जो है ये कुछ और नहीं बाबू, ये रस्सी ऐसे है। अगर इस रस्सी को थोड़ा महसूस करोगे ना, तो ये जो रस्सी है मेरे प्यारे बच्चों ये एग्जैक्टली इस तरह से होगी। यानी जब हम इसको यहां से खोल देंगे ना ऐसे चार हिस्सों में, भाई क्यूब क्या है, ऐसे चार परतें मिलकर तो बना, उसको अगर खोल के सीधा कर देंगे तो आपको ऐसे दिखाई देने लग जाएगा। और ये जो रस्सी है ये मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं, आपको बिल्कुल राइट एंगल में डायगनली दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही होगी लेकिन बिल्कुल बीचों बीच ऐसी बनी हुई दिखाई दे रही होगी। अब आप ये बात बहुत अच्छे से भी जानते हैं कि ये साइड की लेंथ एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन और ये भी एन, क्योंकि ये सवाल ने दिया था कि हर एक साइड की लेंथ एन है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है तो आप ये बात जानते हैं एक राइट एंगल बनी जिसकी ये साइड हुई 4n और ये हुई n, ये राइट एंगल है और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। तो ध्यान दोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी जिसमें ये वाली साइड 4n है, ये वाली साइड n है। तो मेरे बच्चों ये वाली जो लेंथ आएगी ये आएगी 4 का और 16 और एक 17√17n। यानी ये जो धागा है यहां से लेके जो ये घूम के यहां जा रहा है इस धागे की लंबाई होगी मेरे बच्चे √17n। अब मेरे बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे मेरी इस बात से सहमत है और समझ गए, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि एग्जैक्टली आप उस एफर्ट को पकड़ पाए या नहीं जो मैं करना चाह रहा था, क्योंकि उद्देश्य रटाना नहीं समझाना है। कह रहा है यार दो घनों का आयतन 1:4 के अनुपात में। तो मेरे बच्चे वॉल्यूम जो है मान लेते हैं एक ए है एक बी है, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो 1:4 है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इनकी साइड की लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो आप मुझे एक बात कहेंगे सर देखिए बड़ी समझदारी से, साइड का क्यूब करोगे तो वॉल्यूम आता है, भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। बिल्कुल ठीक है। तो अगर साइड पे आना चाह रहे हैं तो क्यूब रूट, तो एक का क्यूब रूट एक और 4 का क्यूब रूट हो जाएगा क्यूब रूट 4। और अगर मेरे बच्चे मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का रेशियो होता है ए स्क्वेयर, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, साइड अगर ए है तो सरफेस एरिया होता है साइड का स्क्वेयर। रेशियो निकालें तो एक का वर्ग एक, और मेरे बच्चे इसका वर्ग करोगे तो देखो यार इसका मतलब है 4⁻1/3। बिल्कुल ठीक है। इसका वर्ग करोगे तो आ जाएगा 2। आपने कहा सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसका वर्ग करेंगे आ जाएगा 2, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले इतनी बात समझो फिर आगे समझाता हूं। तो ये आ जाएगा 1:4 2/3। हाँ है ना, 4⁻2/3। इसको और अच्छे से आगे डिफाइन करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो 4⁻2 1/3। इसे लिखना चाहें तो 4⁻2 क्या हुआ 16, 16 को लिख लेते हैं 2 × 8⁻1/3। आपने कहा जी ठीक है। तो 2 का क्यूब निकालेंगे 1/3 निकालेंगे तो क्यूब रूट 2 ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर 8 का क्यूब रूट निकालेंगे मेरे बच्चे 2, तो ये आएगा मेरे बच्चे 2 का क्यूब रूट 2 × क्यूब रूट 2। तो आंसर आएगा 1:2 क्यूब रूट 2। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर।
सरफेस एरिया ऑफ ए वन साइड ओपन क्यूबोइडिकल बॉक्स। चलिए मेरे बच्चे इसको बताता हूं, आप तब तक खुद करिए, मुझे थोड़ा सा वक्त देना इसकी फिगर बनाने में। देखो मेरे भाई, इस बात को सारे बच्चे तैयार रहो समझने के लिए कि अगर हम कोई चीज़ बहुत बढ़िया से समझना चाह रहे हैं ना, तो उसका एक ही तरीका है कि उसके उसकी फिगर को एनालिसिस कर जाए। मतलब अगर हम फिगर को एनालिसिस कर लेंगे तो बात बन जाएगी, और अगर हम वहां लैग खाएंगे तो दिक्कत रहेगी। देखो मेरे भाई, आराम से पेशेंस रखना। भी मूल उद्देश्य चीज सिखाने का है कि किसी तरीके से आप फील कर जाओ फिगर को, और कुछ नहीं। देखिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सवाल बहुत प्यारा है, ध्यान से समझिए। सवाल में कह रहा है बाहरी भुजा 5 सेंटीमीटर और मोटाई 0.5 सेंटीमीटर के एक तरफ खुले घनाकार बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहता है एक घनाकार बॉक्स है, क्यूबोइडिकल बॉक्स है मेरे बच्चे। तो किसी भी क्यूबिक ना किसी क्यूबिकल बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों कितने वो होते हैं, फेसेज होते हैं? तो आप कहेंगे 6 फेसेज होते हैं। कितने फेसेज होते हैं मेरे बच्चे? 6 फेसेज होते हैं। सवाल में कह रहे हैं उसमें से कोई एक फेस खुला हुआ है। जैसे 6 फेसेज है, कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो मान लीजिए इसमें टॉप का फेस हटा हुआ है, तो एक खोखला हो गया अंदर से, तो है ना। तो कुल मिला के 5 फेसेज दिखाई दे रहे हैं। 6 फेसेज होते हैं, ओपन है तो 5 फेसेस दिखाई दे रहा है। मैंने इसकी फिगर पहले से बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कह रहा है कि जी अब इसका आपको क्या बताना है? तो सर हमें इसका बताना है टोटल सरफेस एरिया, इस पूरी फिगर का। अब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अब मोटी मोटी बात समझने की कोशिश करना कि आपको कितने फेसेस दिखाई दे रहे होंगे। मैं बाहर की बात करूं तो एक फेस तो ये वाला दिखाई दे रहा होगा, बाहर वाले की, बड़े वाले की। आप कहेंगे हाँ, एक ही इधर जा रहा होगा, 2 फेस। सर एक फेस आपको ये वाला दिखाई दे रहा होगा? बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। और एक इसके जस्ट पीछे वाला होगा, बैक साइड का। 4 फेस हो गए। और सर नीचे से तो पूरे का पूरा ठोस बना हुआ है ना, नीचे से तो पूरे का पूरा ठोस बना हुआ है ना, पूरा पैक है, नीचे से तो पूरा पैक है। मेरी बात समझ रहे हो? आपने कहा जी हाँ। तो नीचे से पूरा पैक है, तो भैया 5 फेसेस तो हो गए इसके, और हर फेस की लेंथ
उसने दे रखी है कि भाई बाहर वाले की जो वो कह रहा है कि बाहरी भुजा 5 सेंटीमीटर और मोटाई 0.5 सेंटीमीटर एक तरफ खुलेगा ना बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका मतलब जो अंदर वाला है, इसकी रेडियस अगर मैं 5 सेंटीमीटर, इसकी साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर मान लू यहां से यहां तक की, तो मेरे बाबू बाहर वाले की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 0.5 इधर निकलेगा, 0.5 इधर निकलेगा, तो 0.5 0.5 6, यानी ये जो विड्थ हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 6। देखिए 3D फिगर है, मेरी भी मजबूरी है, आपको समझना पड़ेगा। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो बड़े वाला क्यूब बना उसकी साइड की लेंथ आएगी 6 सेंटीमीटर, और इसमें कितने फेस हुए मेरे बच्चे, 5। माफ करना भाई, बाहर वाले की 5 है जो उसने कहा था, उसने कहा बाहरी भुजा 5 सेंटीमीटर, माफ करना, यानी जो बाहर वाला है इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है ये 0.5 सेंटीमीटर है और ये भी मेरे बच्चे 0.5 सेंटीमीटर, ऐसा ही कह रहा है, देखिए यहां, और मोटाई 0.5 सेंटीमीटर एक तरफ खुलेगा ना का। तो ये जो अंदर वाली विड्थ आएगी ये कितनी आएगी इसकी, ये वाली लेंथ, तो ये आएगी मेरे बच्चे 0.5 यानी एक घटी थी 4 सेंटीमीटर आई। हाँ है ना बेटा, एक खाली गिलास दे देना कांच का, राजू क्लियर है जी, एक कांच का गिलास ला दे एक बार खाली। तो ये मेरे बच्चे 5 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक का, ये यहां से यहां तक की लेंथ जो है ये 4 सेंटीमीटर। तो जो बाहर वाला क्यूब हुआ उसमें 5 फेसेज होंगे और हर एक फेस की साइड की लेंथ 5 होगी, तो भैया टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो बाहर वाले का हो जाएगा, भाई हर फेस का एरिया होता है ए स्क्वेयर, तो 5 फेस होंगे तो 5 ए स्क्वेयर, अब ए की वैल्यू 5 है तो 5 का। ऐसे ही मेरे बच्चे अंदर भी 5 फेस होंगे, अगर समझोगे इसी तरीके से, तो ये ऊपर वाला ही तो खोखला है, अंदर भी 5 फेस होंगे और हर एक फेस की साइड की लेंथ 4 होगी, तो 5 गुना 4 का वर्ग, बिल्कुल ठीक है। अब और कौन कौन सा एरिया बचा हुआ है, तो मेरे बाबू अब जो एरिया बचा हुआ है वो ये वाला है जो टच नहीं हो रहा होगा, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये वाला, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मेरे प्यारे बच्चों बचा हुआ है। जैसे ही गिलास है ना, तो गिलास देखोगे ध्यान से तो खोखला है अंदर से, ये देखो पेन अंदर जा रहा है ना, खोखला है, लेकिन बाहर से तो पूरा पैक है ना, पीछे से तो पूरा पैक है। अंदर से देखोगे तो अंदर की रेडियस अलग होगी, बाहर की रेडियस अलग होगी, और एक फेस खुला हुआ है। लेकिन जब बाहर वाले का सरफेस एरिया ले लिया गोल का, फिर नीचे का ले लिया, अंदर वाले का ले लिया, नीचे का ले लिया, लेकिन ये वाला जो इसकी किनारा है ये भी तो मोटा किनारा है ना, तो ये टच हो रहा है, टच हो रहा है मतलब ये भी कुछ सरफेस होगा जिसको हम टच कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एरिया हमें निकालना पड़ेगा। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो मेरे भाई ध्यान से देखोगे ना, तो ये ऐसे है, और ये वाला बिल्कुल इसके ऊपर है। तो मेरे बाबू ये वाला वो हिस्सा है जो आप टच कर पा रहे होंगे, तो इस वाले हिस्से का भी एरिया हमें निकालना होगा। तो इस वाले हिस्से का एरिया कैसे निकालें, तो आप कहेंगे सर इसकी साइड की लेंथ 5 है, इसकी साइड की लेंथ 4 है, तो करो क्या, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया 5 का और 25 माइनस अंदर वाले स्क्वायर का एरिया 4 का और 16, 25 में से 16 गया 9 आया। तो ये वाला जो एरिया आया ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, अगर सेंटीमीटर में है तो। हाँ जी, तो ये हम इसमें और जोड़ दें, तो ये आया 25 पंजे 125, 16 पंजे 80 जमा 9, जोड़ेंगे 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 8 और 1 9 और 2 11 के 1 हासिल 1 1 और 1 2। तो मेरे बच्चे आंसर आया 214। देखो 214 ठीक है, तो आंसर आया मेरे बच्चे 214। ये पेपर का क्वेश्चन और सबसे खूबसूरत सवालों में से एक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अब मुझे खुल के बताएं कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस सवाल को विजुअलाइज कर गए, मतलब महसूस कर गए कि हाँ सर ये कहानी ऐसे ऐसे है और हम समझ गए इस बात को, क्योंकि अगर आप विजुअलाइज कर गए तो पेपर में आसानी से कर लेंगे। देखिए भाई, जो भाई अभी भी काम है, टाइम कह रहे टाइम तो बहुत कम मिलता है, मेरे भाई टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन एक बात बताओ, जिस दिन तुम पैदा होते हो उसी दिन तुम फिजिकल देना शुरू कर देते हो या जब तुम्हारी उम्र होती तब, तो जवाब होगा जब तुम्हारी उम्र होती तब। तो इसका मतलब अभी तुम सीख रहे हो, जब सीख जाओगे तो तुम्हारे लिए ये चीजें आसान होंगी। अब इसको समझना मेरे बच्चे,
मेरे पास ये बेलनाकार आकृति, इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जरा यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दिखाई दे रही हो चीजें तो मेरे बच्चे, ये मैंने एक गिलास का बर्तन लिया हुआ है, समझो ये क्यूबिकल बर्तन है, क्यूब की शेप का है। अब ध्यान से देखोगे तो जब मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है तो कौन कौन से हिस्से का सरफेस एरिया निकालना होगा? गोल वाले का, इधर का, यही निकलेगा। क्योंकि यहां से तो ये वाला हिस्सा तो खोखला है, मेरा हाथ दिखाई दे रहा होगा आपको, यहां से जाता हुआ इसमें ये हिस्सा तो खोखला है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं ऐसी कोई दूसरा इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा, मतलब कुछ मोटाई का एक और नया क्यूब इसके अंदर बना देंगे, जो कि मैंने बना दिया है अब इसके अंदर, समझिए, तो आप शायद महसूस कर पाएंगे कि अब ये वाला जो मोटाई वाला हिस्सा है जिसपे मेरा पेन चल रहा है, ये भी तो मेरा सरफेस एरिया हो गया ना। सरफेस एरिया का मतलब जिस जिस हिस्से को हम टच कर सकते हैं, तो वो मेरा सरफेस एरिया हुआ। तो ये सरफेस एरिया हुआ, अंदर का सरफेस एरिया और बाहर का सरफेस एरिया हुआ। अब आप लोगों को दिक्कत ये है कि आप इसको नहीं समझ पा रहे कि ये सरफेस एरिया कैसे हुआ। तो पीछे वाले सवाल में ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली लाल रंग की जो मैंने फिराई है, ये वाली लाइन, ये यही वाला जो उसकी मोटाई है मेटल की, क्योंकि बाहर वाले की साइड लेंथ है 5, अंदर वाले की साइड लेंथ है 4, तो जो 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है, यानी 0.5 इधर 0.5 इधर, उसका भी तो एरिया लेना होगा मेरे बच्चे। मेरी बात समझ गए? चलिए अब आते हैं आगे। कह रहा जी 3 सेंटीमीटर किनारे वाले लोहे के एक घन का वजन 12 ग्राम है, यानी एक क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ है 3, तो इसका वेट जो है वो 12 ग्राम है। तो भैया हमें उस मेटल का वजन देखना होगा कितना होगा जिसका वो क्यूब बना हुआ है। तो अगर क्यूब की साइड 3 है तो उसका वजन यानी उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो आप कहेंगे वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, यानी ए का क्यूब मतलब 27, 3 का क्यूब 27, तो उसका वॉल्यूम आया मेरे बच्चे 27 क्यूबिक यूनिट है। जबकि 27 क्यूबिक यूनिट का जो एक्चुअल में वजन है वो 12 ग्राम है। तो एक क्यूबिक यूनिट का वजन कितना आएगा? 12/27, 3 चौक 12, 3 निम 27, तो 4/9 ग्राम। तो एक क्यूबिक यूनिट का वेट होगा 4/9 ग्राम। अब कह रहे हैं लोहे के समान घन का वजन कितना होगा जिसका किनारा 12 सेंटीमीटर। कहते हैं एक और क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा भैया? तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम होगा साइड का क्यूब, 12 का क्यूब 1728, यानी 12 गुना 12 गुना 12, इतने क्यूबिक यूनिट। और एक क्यूबिक यूनिट की वैल्यू है 4/9 ग्राम, तो इतने क्यूबिक यूनिट का वेट कितना होगा? गुना करेंगे। अब देखिए 3 तिया 9, 3 चौक 12, जो बचा 3, 3 चौक 12, अब 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो आंसर आया 12 गुना 64, तो 12 चौक 48, 12 छक 72 और 4 76, तो आंसर आया 768। ये मेरा आंसर है। सवाल में कह रहा है भाई क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ 3 है, उसका वॉल्यूम निकाल लो। तो उसका वॉल्यूम निकाल लिया तो उतना वजन, 27 क्यूबिक यूनिट का वेट है 12 ग्राम, तो कह रहा अब नया एक क्यूब है उसका वॉल्यूम इतना है तो उसका वेट कितना होगा, यानी रिलेट करना और कुछ नहीं करना। आइए भाई, आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए। कह रहा 3 घन जिनकी भुजाएं इतनी इतनी और इतने मीटर है, इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने घन का भुजा क्या होगी? मेरे बच्चों जब भी मेल्ट किया जाएगा यानी पिघलाया जाएगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि उसके वॉल्यूम की मात्रा को सेम रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा मेटल है, उसे पिघला के मैंने छोटे छोटे मेटल बना दिए, तो इसका मतलब बड़े मेटल का जो वॉल्यूम होगा उतना ही इन सारे छोटे मेटल का वॉल्यूम होगा।
यानी ऐसे केसेस में वॉल्यूम सेम रहता है। तो कहता है जी 3 क्यूब है, एक की लेंथ है 1.8 मीटर, दूसरे की लेंथ है 2.4 मीटर, तीसरे की लेंथ है 3 मीटर या 3.0 मीटर। इन तीनों को पिघलाया गया और पिघला के एक नया क्यूब बनाया गया। तो मान लेते हैं भाई इसे पिघलाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो सर 1.8 का क्यूब। इसे पिघलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 2.4 का क्यूब। इसे पिघलाएंगे मेरे बच्चे 3.0 को, तो इसका क्यूब। तो मेरे भाई सवाल में कह रहे हैं इन तीनों को पिघलाया गया और पिघला के एक बड़ा क्यूब बनाया गया। बड़े क्यूब की साइड की लेंथ मान लेता हूं ए, तो यानी ए क्यूब के बराबर है। तो सवाल में कह रहा है भाई ए की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। देखिए मेरे बच्चे डिटेल में करेंगे तो 18 का क्यूब निकालेंगे। अब 18 का क्यूब निकालना आपको आता है कि नहीं आता? अगर हमको नहीं आता 18 का क्यूब कैसे निकालें भाई? अट्ठारह का क्यूब निकालने का तरीका है 1 8 8 का वर्ग 64, 8 का क्यूब 500 बार। आप कहेंगे सर ये तो बहुत लेंथी है, लेकिन इसको आसानी से भी कराऊंगा। 8 का डबल 16, 64 का डबल 128, ये कराए हुए मैंने क्यूब निकालने। 2 ये 5 एक यहाँ लिखेंगे, 4 और 1 5 और 8 13 का 3 हासिल 1। अब मेरे बच्चे 1 और 5 6, 6 6 12, 12 और 2 14 का चौका हासिल 1, 1 और 1 2, 8 4 12, 12 और 6 18 का 8 हासिल 1, 2 और 1 3 1 4, 4 1 5, 5832। इसका मतलब मेरे बाबू ये हुआ कि इसका जो क्यूब होगा वो होगा 5.832। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं आपको कहूं 2.4 का क्यूब निकालिए, तो क्यूब के फार्मूले आपने पढ़े, मैं इनके शॉर्टकट भी समझा रहा हूं। तो तरीका बताया था 2 का क्यूब करो 8, 4 का क्यूब करो 64, फिर 2 का वर्ग 4, 4 चौक 16, फिर 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32, फिर 16 दूनी 32, 32 का डबल 64। कैलकुलेशन कैप्सूल करके आपके बैच में डला हुआ है, कैलकुलेशन देखा करो। तो 4 6 यहाँ आएगा, 6 2 8, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 1 और 3 4 6 10, 10 यहाँ आएगा, 6 2 8, 1 और 1 2 और 3 5, 5 और 8 13, यह आएगा मेरे बच्चे 13824। तो इसकी वैल्यू आएगी 13.824 और ये 3 का क्यूब आया मेरे बच्चे 27। पहले इतनी बात समझिए। अब देखिए मेरे बच्चे, अब अगर आप इतनी बातों को समझ गए तो भैया आप कहेंगे कि सर सबको जोड़ेंगे, तो आओ भाई जोड़ते हैं। तो 5.832, 13.824 और 27, 4 2 6, 3 2 5, 8 8 16, 5 3 8 7 15 और 1 16, 2 और 1 3 और 1 4। तो आंसर आएगा मेरे भाई 46.656। अब आप ये बात तो जानते हैं क्या कि सर ये 4 का तो आंसर नहीं होता, क्योंकि 4 भी होता तो 4 का क्यूब 64 होता। हमारा तो आंसर ही 46 के आसपास है। 5 का एक क्यूब 125 होता, 4 का क्यूब 64 होता। तो बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी। बचा क्या मेरे बच्चे? ऑप्शन बी। अब यहां कुछ मैं ट्रिपलेट सिखा रहा हूं जिसको आपने ध्यान रखना। क्या मेरे बच्चों? 3 का क्यूब जमा 4 का क्यूब जमा 5 का क्यूब हमेशा ही बराबर होता है 6 के क्यूब के। 3 का क्यूब जमा 4 का क्यूब जमा 5 का क्यूब बराबर होता है 6। ऐसे ही 1 का क्यूब जमा 6 का क्यूब जमा 8 का क्यूब बराबर होता है 9 का क्यूब के। कुछ छोटी छोटी बात है जो ध्यान देनी है। ऐसे ही मेरे बच्चे 18 का क्यूब 19 का क्यूब और 21 का क्यूब बराबर होता है 28 के क्यूब के। ऐसे ही 6 का क्यूब 32 का क्यूब 33 का क्यूब बराबर होता है 41 के क्यूब के।
आप कहेंगे इनका रिलेशन क्या है? मेरे बच्चे, इनका रिलेशन बहुत जरूरी है, पेपर में बहुत काम आने हैं। डायरेक्ट सोल्व करेंगे। यानी 3 नंबर का क्यूब चौथे नंबर के क्यूब के बराबर होगा, तो नंबर में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं उस कहानी को मैंने समझाया। अब ध्यान आपने ये देना कि 3 4 5 6 बराबर होते हैं। तो मुझे यहां पे ये समझना था कि भैया यहां रेडियस है कितनी, 1.8। यहां रेडियस है 1.8, यहां 2.4, यहां 3.0। अगर मैं इसका रेशियो लूं तो 6×3 = 18.3 आया। मैं 0.6 से ही भाग देता हूं तो 3 आया। 6×4 = 24, 4 आया, और 6×5 = 30 आया, 5। तो मेरे बच्चे आपने देखा कि यहां 3 आ रहा है, या 4 आ रहा है, या 5 आ रहा है, और मुझे इनका करना था क्यूब। तो अगर मैं क्यूब करूंगा तो मेरे आंसर में भी क्या आएगा, 6 का क्यूब आएगा मेरे बच्चे। आंसर में भी क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 का क्यूब आएगा। आपने कहा जी ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक ये बात समझते हैं। 3 का क्यूब जमा 4 का क्यूब जमा 5 का क्यूब बराबर होगा 6 का क्यूब। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब जरा इतनी बात बताओ कि एक्चुअल में ये 3 नहीं था, यहां था 1.8, तो 3 का कितना गुना है, 0.6 गुना। ऐसे ही 4 का 0.6 गुना था, 5 का 0.6 गुना था, तो 6 का भी 0.6 गुना ही होगा, और 0.6 गुना होता है 3.6। तो डायरेक्ट हमारे पास उत्तर आ जाता कि सर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। इस बात को रट लेना, 3 4 5 6 बहुत काम आना है पेपर में लगातार। 3 4 5 6, 1 6 8 9, 18 19 21 28, और 6 32 33 41, रिजल्ट आते हैं डायरेक्ट। देखिए मेरे बच्चे, 3 क्यूब्स विद साइड 3 4 एंड 5 आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल क्यूब। कहता है हमारे पास 3 घन हैं जिनको हमने पिघलाया। एक की साइड है 3, एक की साइड है 4, एक की साइड है 5। तो पिघला के एक नया क्यूब बनाया। तो भैया इसका वॉल्यूम निकालो, ए क्यूब, इसका वॉल्यूम निकालो, बी ए क्यूब, इसका वॉल्यूम निकालो। तो इनके जो वॉल्यूम का सम आएगा वो एक बड़े क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। यहां से निकालोगे तो ए की साइड लेंथ आएगी 6। लेकिन ये एक्चुअल साइड नहीं थी, ये रेशियो दे रखे थे 3 4 5। तो यहां से हमने रेशियो ही निकाल दिया कि जो सबसे बड़ा क्यूब होगा, सबसे बड़ा क्यूब, उसकी साइड की जो लेंथ होगी मेरे बच्चे वो 6 होगी। सबसे बड़े क्यूब की लेंथ होगी 6। अब सवाल में कह रहा है आर मल्टी टू फॉर्म में सिंगल क्यूब हुज डायगोनल इज 18√3। कहता है जो सबसे बड़ा क्यूब है उसका डायगोनल की लेंथ है 18√3 सेंटीमीटर। अगर मेरे बच्चे सबसे बड़े डायगोनल की लेंथ 18√3 है, तो सबसे बड़े क्यूब के डायगोनल की लेंथ क्या होगी? अगर उसकी साइड मैंने कैपिटल ए मान ली, मान लीजिए, तो आप कहेंगे √3a, और ये बराबर है 18√3 के। √3 से √3 काटा मेरे बच्चों, ए की वैल्यू आई 18। और अगर ए की वैल्यू 18 है तो सबसे बड़े क्यूब की साइड की लेंथ 18 है, तो 6×3 = 18, तो 5×3 = 15, 4×3 = 12, और 3×3 = 9। इसका मतलब इनकी साइडों की लेंथ 9 12 15 18 होगी। अब उसने पूछा तीनों घनों की भुजाएं, तो 9 12 15 कहां है? 9 12 15, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। और ये भी ध्यान रखना, केवल यही नहीं, इनके ट्रिपलेट भी। अगर मैं 3 का डबल करूं, 6 का क्यूब जमा 8 का क्यूब जमा 10 का क्यूब बराबर होगा 12 का क्यूब। एक बार ये बताओ ये सही है या गलत है? जल्दी से बताओ ये सही है कि गलत है? डबल करेंगे, बिल्कुल सही है। 3 गुना करेंगे तब भी सेम आएगा, 4 गुना करेंगे तब भी सेम आएगा, मतलब वही है। कहता है 3 solid iron cubes of each ages 6 7 and 8 are melted together। कहता है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस घनों को पिघलाया गया और एक नया घन बनाया गया। नया घन जो बना मेरे बच्चे, उसकी साइड की लेंथ में मान लेता हूं ए। तो भैया इसका वॉल्यूम क्या होगा? 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343,
8 का क्यूब 512। तो इन तीनों का वॉल्यूम देखेंगे तो 6 3 9 और 2 11 का एक हासिल एक, एक और एक 2 और 4 6 और एक 7, 5 3 8 और 2 10, 1071 आया। अब सवाल में कह रहा है जब हमने इन्हें पिघला के बनाया तो पिघली हुई सामग्री का 71 क्यूबिक सेंटीमीटर नष्ट हो जाता है। कहता है उस प्रोसेस में 71 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम नष्ट हो जाता है, तो बचा कितना 1000। तो इस 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर से हमने नया क्यूब बनाया, तो नए क्यूब का वॉल्यूम होगा ए क्यूब, और ए क्यूब बराबर अगर 1000 है तो नेचुरल है ए की वैल्यू कितनी आएगी 10। इसका मतलब मेरे बच्चे जो नया क्यूब बना उसकी साइड की लेंथ है 10। अब कह रहे हैं नए बने घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो वो होता है मेरे बच्चे 6 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू 10, 10 का और 100, 100 को 6 से गुना किया 600। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल बहुत खूबसूरत है, सवाल समझने की जरूरत है। सवाल में कह रहा है कि भाई 3 सेंटीमीटर साइड के, 3 सेंटीमीटर भुजा के ऐसे छोटे छोटे क्यूब है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे क्यूब है, ठीक है जी। और ऐसे कितने क्यूब हैं? 27 क्यूब है। A big cube of side 9 centimeter is formed by rearranging together 27 small but identical cubes. Identical का मतलब होता है एक जैसे, हर एक की साइड 3 सेंटीमीटर, और इनको मिलाकर 27 क्यूब को मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों एक बड़ा घन बनाया गया, एक बड़ा क्यूब बनाया गया, और जो बड़ा क्यूब बनाया गया उसकी साइड की लेंथ है 9 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखें तो मैंने ये नेट से पिक्चर निकाली हुई ताकि आप समझ पाए, और अगर आप थोड़ा सा महसूस करें चीजों को तो आप देख पाएंगे एक क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 5 6 7 8 9, यानी एक बार में 9 क्यूब आएंगे। तो 9 क्यूब तो इस वाली लाइन में हो गए यहां से यहां तक के, ऐसे ही 9 इसमें हो जाएंगे 18, और 9 इसमें हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे मेरे बच्चे 27 क्यूब। कितने क्यूब हो जाएंगे? 27। वो क्यूबिक्स नहीं बोलते जिसको हम खेलते हैं ऐसे कर करके, ये वो वाली कहानी। अब मेरे बच्चों मजे की बात समझना, ये अभी के एग्जाम का क्वेश्चन है। सवाल में ये कह रहा है अब यदि इस बड़े घन के सबसे ऊपरी कोने से एक घन को हटा दिया जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा। कहता है जी यहां से किसी एक क्यूब को हटा दिया जाए, लेट से मेरे प्यारे बच्चों किसी एक क्यूब को हटा दिया गया, इस वाले क्यूब को मैंने यहां से निकाल दिया। सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा और कुछ नहीं, सारा खेल समझने का। कहता जी इस क्यूब को हमने यहां से हटा दिया, इस क्यूब को मेरे प्यारे बच्चों हमने हटा दिया, इस क्यूब को मेरे बच्चे हमने हटा दिया। तो जब ये हटेगा तो एक फेस तो ये गायब होगा। भाई टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा क्या चेंज होगा, तो सरफेस का मतलब है कौन कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसे हम टच कर सकते हैं जो बदलेगा। तो एक तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला सरफेस बदलेगा, एक ये वाला सरफेस बदलेगा, एक ये वाला सरफेस बदलेगा। ये 3 फेसेज हटेंगे, ये तीनों फेसेज मेरे बच्चे हट जाएंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। उसने कहा कोने से कोई एक क्यूब हमने हटा दिया, तो जब क्यूब हटाएंगे तो ये वाला फेस हट जाएगा, ये वाला फेस, ये वाला फेस हट जाएगा। भाई ये 3 ही तो फेस थे जिन्हें हम टच कर पा रहे थे। आपने कहा जी हाँ ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब आप इन्हें हटा देंगे यहां से, जब आप इन्हें हटा देंगे यहां से, तो सच मायने में जानेंगे कि जब ये क्यूब यहां से निकले के बाहर आ जाएगा तो ये जो फेस था यहां से यहां तक वाला फेस, ये रह जाएगा यहां से यहां तक वाला इसके अंदर, क्योंकि ये तो हट गया पूरा क्यूब। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ऐसी मेरे बच्चों ये वाला जो फेस है ये अभी भी एज इट इज बचा रह जाएगा यहां से यहां तक का। क्लियर है जी? और मेरे प्यारे बच्चों जो ये वाला फेस है, ये वाला जो फेस है,
चूंकि ये हट चुका होगा तो जितना इस फेस का एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा, जो इसके बिल्कुल नीचे रहेगा। आप समझो एक टुकड़ा निकाल दिया, तो एक टुकड़ा निकाल दोगे ना, तो जितना सरफेस एरिया पहले था उतना ही सरफेस एरिया अभी भी रह जाएगा, बदलेगा नहीं, अभी भी उतना ही रह जाएगा, बदलेगा नहीं। अब कहानी ये है कि इसको समझाएं कैसे, आपको महसूस करना पड़ेगा, हटा दें तब तो बात समझ में आ जाए, हटेगा है नहीं है? हट जाए तब भी समझाया जाए, लेकिन आपको महसूस करना पड़ेगा। कितने बच्चे इस बात को समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं, फिर आगे बात करेंगे। मतलब ये है कि जब इस टुकड़े को बाहर निकालेंगे ना, तो इसमें 3 फेस आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। अब यहां शायद समझा पाऊं मैं। देखो मेरे बच्चे, आप बात को समझना, मैं आपका दोस्त ही हूं, दुश्मन नहीं हूं। जब मेरे बच्चे आप इसे हटाएंगे तो ये 3 फेस हट जाएंगे, 3 फेस हट जाएंगे। लेकिन जब ये हटेगा, जब ये हटेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब ये हटेगा, आप समझ पाओगे, शायद मैं समझा पाया तो। मैंने मेरे प्यारे बच्चों इस फेस को हटाया, ये था और मैंने इसे निकाल दिया। जब निकाल दिया ना बाबू, तो अब आप ध्यान देना कि जब मैंने इसे निकाल दिया ना, आपके पास इस कलर में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब भैया ये खाली हो गया यहां से, आपने कहा हाँ जी खाली हो गया। जब मेरे प्यारे बच्चों ये खाली होगा, तो जो ये सफेद वाला फेस जितना था ना मेरे बच्चे, ध्यान दोगे तो, जितना सफेद वाला हिस्सा था उतना ही मेरे प्यारे बच्चों इस वाले हिस्से का वॉल्यूम, मतलब वो सरफेस एरिया आ जाएगा। उतना ही मेरे बच्चे इस वाले हिस्से का सरफेस एरिया आ जाएगा, उतना ही इसका एरिया, अबे रुक जा, उतना ही इसका एरिया आ जाएगा। अब जितना मेरे प्यारे बच्चे इस ब्लू वाले का एरिया था, जितना ये ब्लू वाला एरिया था उतना ही मेरे बच्चे ये वाला एरिया आपको दिखाई दे जाएगा, अगर आप महसूस कर पाए। हाँ है ना? ठीक है जी। और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, जो ये वाला हिस्सा है, जो ये रेड कलर वाला हिस्सा, ये आके टिक जाएगा यहां। रुक, तो मेरे प्यारे बच्चों जो रेड वाला ऊपर था वो नीचे चला गया, जो ब्लू वाला इधर था वो इधर चला गया, जो व्हाइट वाला सामने था वो पीछे चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जितना सरफेस एरिया पहले था ना मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअल में उतना ही सरफेस एरिया अभी भी रह जाएगा, क्योंकि फेसेज उतने ही दिखाई देंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, और एक आध क्यूब जब इनमें से बीच में कहीं से भी निकाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी इनसे वो क्यूब निकाला जाता है कोने वाला, यहां से कोने का जब भी एक क्यूब निकाला जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों जो सरफेस एरिया होगा उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, सेम सरफेस एरिया रहेगा, सेम सरफेस एरिया रहेगा, सेम सरफेस एरिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से आगे भी की भी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लड़ाई केवल यही नहीं है, लड़ाई है कि हम और आगे इस तरीके के सवालों को समझ जाएं एक ही बार में।
देखिए एक ही फिगर से कई सारे सवाल समझ लेने हैं, क्योंकि हम रटना तो चाहते ही नहीं है कुछ भी, हम तो समझना चाहते हैं। अबे भाई, हैव सम पेशेंस, because if you show some patience, I can elaborate each and everything in a very neat and clean manner. तो मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम कोने से निकालेंगे ना, जब भी हम कोने का निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोने से सेम सरफेस एरिया रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कोई क्यूब बीचों बीच निकाल दूं, अगर मैं कोई क्यूब बीचों बीच निकाल दूं, जैसे ये वाला क्यूब मैंने निकाल दिया, ये वाला क्यूब मैंने यहां से उठा दिया, देखो मेरे बेटा, सिलेक्शन लेना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। एक ही छोटा सवाल फंस जाएगा, फिर क्या करोगे पेपर में? मान लीजिए ये क्यूब मैंने यहां से निकाल दिया, ये क्यूब मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां से निकाल दिया। अब मुझे ये देखना है कि जब यहां से मैं कोई क्यूब निकालूंगा तो क्या सरफेस एरिया सेम रहेगा या बदल जाएगा? सरफेस एरिया सेम रहेगा या बदल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया सेम रहेगा या बदल जाएगा? जल्दी से सोच के बताइए। अगर मैंने यहां वाला एक हिस्सा निकाल के इधर ले आया, यहां वाला एक हिस्सा में निकाल के इधर ले आया मेरे बच्चे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सरफेस एरिया सेम रहेगा या बदल जाएगा? तो आपका जवाब होना चाहिए 500% बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप इसके सारे फेसेस को देख पा रहे होंगे। ऐसे ही मेरे बच्चों ये वाला फेस भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहां। ये इमेजिनरी चीजें ज्यादा हैं इसके अंदर, मतलब सोचने वाली चीजें ज्यादा है। पेपर में सवाल आ जाएगा तो सोचना ही पड़ेगा आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां ध्यान रखना, यहां बदल जाएगा। कारण क्या था कि यहां तो मेरे बच्चे इस वाले हिस्से में अगर आपने 3 फेस निकाले थे, अगर यहां से 3 फेस निकाले थे, 1, 2 और 3, तो यहां मिल भी आपको 3 गए थे। 1, 2, 3, 3 फेस में मिल गए थे। लेकिन थोड़ा सोच के देखो, विजन क्लियर करके देखो कि जब बीच से आप निकालोगे तो कितने फेस दिखाई देंगे। आपने निकाले कितने? जैसे यहां से अगर निकालूंगा तो एक फेस ये निकलेगा और एक फेस ये, बीच का यही तो आप निकाल तो रहे हो मेरे बच्चे 2 फेस, निकाल तो रहे हो 2 फेस। लेकिन सच बात यह है कि अब अंदर आपको कितने फेस दिखाई दे रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो एक तो बिल्कुल टक्कर में यहां वाला दिखाई दे रहा होगा, एक यहां वाला दिखाई दे रहा होगा, एक इधर वाला दिखाई दे रहा होगा। भाई इस वाली टक्कर में भी तो होगा, जैसे यहां 2 है तो ऐसे 3 होगा, और एक के नीचे 4 दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे बच्चे अब 4 फेस आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आराम से वीडियो को रोकिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए, मेरा उद्देश्य सिलेबस पूरा कराना कभी रहा ही नहीं है। मेरा उद्देश्य हमेशा से एक रहा है कि नास पिट गया मेरे सवालों का। अब इसको बाहर खींच लाता हूं। तो मेरे बच्चे, मेरा उद्देश्य यह है कि यहां पे आपको ये समझना होगा कि अलग अलग फेसेस जब आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वाला फेस तो सफेद हो जाएगा, ठीक है जी। जो ये वाला फेस गया यहां से, भाई ये वाला जो फेस था, ये अब एज इट इज आपको यहां पीछे दिखाई देने लग रहा होगा। जो ये ऊपर रेड कलर का फेस था, ये मेरे प्यारे बच्चों आपको जस्ट नीचे दिखाई देने लग रहा होगा यहां, ये आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो जो 2 फेस गए, वो दोनों फेस तो आपको यहां दिखाई देंगे। जो 2 फेस गए वो दोनों फेस मेरे प्यारे बच्चों आपको दिखाई देंगे। अब बढ़े कौन कौन से फेस? तो मेरे बच्चे एक फेस तो ये बढ़ गया, ब्लैक कलर वाला जो अंदर से रहा होगा, और ऐसे ही एक फेस ये, अब रुक, एक ही, मान जाना, मतलब समझ जाओ तुम, एक ब्लैक कलर का फेस मेरे प्यारे बच्चों ये वाला हो गया आपका, ये वाला। तो 2 ब्लैक, मतलब 2 फेसेज आपके यहां पे बढ़ गए। जब 2 फेसेज मेरे बच्चे यहां से आपके बढ़ गए, तो इसका मतलब आपका सरफेस एरिया में चेंज आ गया। कितना चेंज आ गया? 2 फेसेज जितना।
चेंज इन टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ टू फेस, कि जितना इन दो फेसेस का एरिया होगा मेरे बच्चे उतना सरफेस एरिया में चेंज आ जाएगा। अगर मान लीजिए इस हर एक क्यूब की साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो इस वाले पोर्शन का एरिया कितना होगा भाई? लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3 3 है, तो 3 का वर्ग 9 होगा, और इस फेस का भी एरिया कितना हो जाएगा? 9। तो इसका मतलब 18 वर्ग सेंटीमीटर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। 18 वर्ग सेंटीमीटर मेरे बच्चे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। साधना कुमारी, सुमित यादव, प्रीति कुमारी, आर्यन, अनिकेत शर्मा, ददन कुमार। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ कितने बच्चे विजुलाइज कर पा रहे हैं मेरे एफर्ट को, कि सर जो आप समझाना चाह रहे हैं हम वहां तक पहुंच गए देखने के लिए? जल्दी से कमेंट करिए। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे सौरव, साकित, आपको अब ये काम घर पे बैठ के करना है, मन ही मन दिमाग दौड़ाना है कि सर मान लीजिए अगर ऐसी ही बात हो और सर आपकी ही बात को बड़ा कर दे और यहां से ये 4 फेस गायब कर दें, मतलब ये 2 ये गायब कर दें, ये गायब कर दें, तो कितना सरफेस एरिया बनेगा? मेरे बच्चे सिलेबस तो आपका खत्म ही समझो ना, रोज ही खत्म हो रहा आपका। तो पेपर में ये सवाल आ जाएगा तब क्या चले जाए, यानी ये वाला ब्लॉक अगर हमने बाहर निकाल दिए 2 क्यूब्स, तो सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा? तो आपने दिमाग दौड़ाना है कि सर पहली चीज तो ये जो ये वाला हिस्सा है, यानी जो मन ही मन में सोचोगे यहां अंदर जा रहा होगा, तो मेरे बच्चे अब यहां से आप समझेंगे कि गायब होके बन मिलेगा क्या क्या। जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप समझ भी नहीं पाएंगे चीजों को अच्छे से। इसलिए कोशिश करिए कि फिगर बनाई जाए और चीजों को समझा जाए, इसको समझा जाए। मेरे बच्चे जो व्हाइट वाला फेस था ना आपका, जो यहां वाला फेस ही गायब हुआ था आपका, जो ये वाला फेस गायब हुआ आपका, ये वाला जो 2 फेस गायब करे, अगर अब ध्यान से देखेंगे तो जो 2 व्हाइट के फेस हैं वो तो यही वाले तो हैं, ये 2 व्हाइट वाले आ गए। रेड वाला एक ही तो सिरा गया आपका, रेड वाला एक सिरा गया, तो रेड वाला आपको मिल भी एक सिरा गया यहां पे। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब बचा क्या क्या है मेरे बच्चे? तो अगर ध्यान दोगे तो बचे हैं 2 बड़े फेसेस जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ऐसा ही ये वाला, ऐसा ही ये वाला मेरे बच्चे, जैसा यहां ऐसा ही यहां। समझे कि नहीं? तो ये 2 फेसेस के एरिया और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो हमें यहां ये देखना है दिमाग दौड़ा के कि भाई पेपर में जब ऐसा सवाल आएगा तो हम फिगर तो बनाने के नहीं, तो हमें अपनी विजुअलाइजेशन को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि इन चीजों को हम थोड़ा फास्ट कर लें। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लेंथ होगी 3 और 3 6 सेंटीमीटर, मान लो अगर क्यूब की साइड की लेंथ 6 और ये लेंथ है मेरे बच्चे 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से तो एक क्यूब गया है ना, यहां से तो एक ही निकला है, इस लेंथ में 2 निकल गए, ऊपर से तो एक ही जा रहा है ना गैप। तो भैया इसका एरिया हो जाएगा 3 छिंग 18, रेक्टेंगल बनी, और जितना इसका उतना इसका होगा, तो 18 दूनी 36, तो एरिया जो है मेरे बच्चे वो 36 बढ़ जाएगा। तो मेरा काम है आपकी सोच को ब्रॉड करना। काजल ने सही आंसर दिया है, साधना कुमारी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो ऐसा जब भी सवाल आएगा खूबसूरत तरीके से आप कर लेंगे। हमारा जो सवाल था उसमें पूछा था क्या चेंज होगा, तो आंसर होगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, नहीं होगा चेंज। जब जब मेरे बच्चे आप कोने का निकालेंगे, जब जब आप कोने का निकालेंगे तो आपके सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई
अब हम इसमें कुछ और कहानी करना चाह रहे हैं। तुम जरा दिमाग दौड़ा के बताओ क्या कि अगर कहानी हम करें, क्या क्या कहानी करें भाई हम? अगर मैं कोने से दो गायब कर दूं, क्योंकि कोने से एक गायब करने वाला पेपर में पूछा हुआ है। कल को अगर कोने से दो गायब करने वाला आ जाएगा और तुम वहां बैठ के सोचे जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा ना बाबू। सिलेक्शन के लिए तो मेहनत मारना पड़ेगा ना। आई, अब मेरे बच्चों में यहां कुछ चेंज कर रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं कोने के दो गायब कर दूं, कोने से दो गायब कर दूं, यहां से दो गायब कर दूं, ये वाले दो गायब कर दूं, कोने से दो गायब कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे आप ये बताइए कि यहां इसके टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा? सर्विस प्रजापति जी, पिंटू कुमार जी, अनिकेत शर्मा जी। देखिए, धीरे धीरे माइंड ब्रॉड करिए। अनिकेत ने कहा नीचे वाला निकालेंगे तो फर्क पड़ेगा। सर नीचे वाला निकालेंगे तो अगर पूरा निकलेगा तो फर्क पड़ेगा, अगर सिर्फ नीचे का निकालेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। समझो वो कहानी तो वही है उलट के। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? ओ मेरे भाई, एक एक चीज पे वक्त बिताएंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं किसी भी चीज की, हमारा उद्देश्य अच्छे से समझने का है। अब मेरे बच्चों, ये जगह आपको शायद समझ में आ गई होगी। अगर ये जगह समझ में आ गई मेरे बच्चों, तो अब नजर लगाइएगा कि इस कहानी को कैसे ट्रेस किया जाए। तो इसको अब मैं हटा रहा हूं। तो मेरे बच्चे, ये दो आपसे हटे, तो ये दो व्हाइट वाले तो पीछे पीछे का बैकग्राउंड जाके व्हाइट ही करेंगे मेरे बच्चे। अच्छा, इसमें एक की और कसर है रखी अभी भाई, पूरा नहीं बना था ये, यहां से क्या भी तो आएगा। ये अब पूरा हुआ, समझ गए ना? चलिए, अब मेरे बच्चे, जो व्हाइट बैकग्राउंड था, वो तो पूरा ही आएगा। यानी यहां से दो हटे तो दो पीछे व्हाइट में चले गए। यहां से दो ये आसमानी रंग के हटे तो ये पीछे आसमानी रंग पे पहुंच जाएंगे। ये वाला आसमानी रंग पहुंच जाएगा। जो ऊपर वाला लाल रंग था मेरे बच्चे, ऊपर वाला लाल रंग था, वो नीचे वाला लाल रंग आ जाएगा। अच्छा, ये लाइन नहीं आएगी इसमें, मैंने ये लाइन गलत बनाई है इसमें। ये लाइन नहीं आएगी। अब आ जाइए मेरे बच्चे। तो कोने से अगर हम दो हटाते हैं तो क्या फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, उस बात को अब हमें समझना है। तो आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ा अगर कोने से दो हटाते हैं, क्यों? क्योंकि ये लाल रंग नीचे आके टिक जाएगा। ठीक है जी, ये वाला लाल रंग नीचे आ जाएगा, ये वाला ब्लू वाला इधर चला जाएगा, ये व्हाइट वाला उधर चला जाएगा। तो नो डिफरेंस रहेगा, कोई डिफरेंस एरिया में नहीं आएगा। ये बस छोटी छोटी बातें हैं जो आपने मन करके समझनी। अगर आपने मन करके समझ ली तो काम कल्याण खत्म, आपका पेपर में कोई सवाल गलत नहीं होगा।
और पेपर में बड़े सारे सवाल आएंगे। तो आपसे अगर मैं ये पूछ लूं कि अगर ये तीनों गोले हटा दिए मैंने, तो तीनों हटा दिए तो क्या फर्क पड़ेगा? अब मुझे इस बात का जवाब दो, अगर यहां से पूरा एक गैप ही खत्म कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? तो सरफेस एरिया बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? चलिए लगाइए दिमाग। अगर मैंने तीनों ही हटा दिए मेरे बच्चे, यानी पूरी की पूरी एक लाइन ही गायब कर दी यहां से, तो सरफेस एरिया में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जल्दी से सोच के, बिना लिखता पढ़ता हूं के। तो मेरे बच्चे आंसर होगा यस सर, यहां फर्क पड़ेगा। और यहां मेरे बच्चे एरिया बढ़ेगा नहीं, यहां एरिया घट जाएगा। कैसे बताओ? क्यों घटेगा? भाई हर बच्चा कह रहा नहीं पड़ेगा फर्क, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम सब जो तब ना मेरे बेटे, फर्क इसलिए पड़ेगा कि देखो, जो यहां व्हाइट वाली लाइन थी, ये वाला जो फेस था, ये तो जाके पीछे लगेगा। जो यहां ब्लू वाला लाइन था वो इधर जाके पीछे लगेगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे बेटे जो ऊपर रेड था और जो नीचे सबसे नीचे रेड था, वो तो फेस कहीं होंगे ही नहीं, क्योंकि तो हवा में आ गया पूरे का पूरा। ये तो मेरे बेटे पूरे का पूरा हवा में आ गया ना लाला, समझे कि नहीं? ओ मेरे लाला, देख। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो ऊपर का तो फेस है ही नहीं ना, ये तो पूरे का पूरा हवा में आ गया ना, क्योंकि टॉप और बॉटम तो गायब हो गया। और जब टॉप और बॉटम गायब हो गया ना बाबू, तो अब आप दिखाई देगा कि जब टॉप और बॉटम गायब करेंगे तो जो यहां ब्लू कलर का था वो तो जाके इधर चिपका, ये तो चिपक गया इधर। और जो सर व्हाइट कलर का था ना, हाँ व्हाइट कलर का था, वो जाके चिपका इधर। आपने कहा ठीक है सर। अब देखना जी, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब अगर मैं इसको उठा के वहां शिफ्ट कर दूं मेरे बच्चे, तो शायद आप पकड़ पाए मेरी बात को कि अब ये बन गया भाई, ये अब ये वाला बन गया। अगर आप विजुलाइज कर पाए तो जो इधर की शेड थी वो तो इधर आगे कलर सेम रह गया, जो व्हाइट कलर था वो बैक में चला गया, लेकिन टॉप और बॉटम तो गायब हो गया ना। तो अगर मेरे बच्चे टॉप और बॉटम गायब हो गया तो इस बार रिड्यूस होगा, माइनस होगा। तो मान लीजिए टॉप का ये साइड 3 है, ये साइड भी 3 होगी, तो भैया ये वाला एरिया होना था कितना, 3 3 9, 9 ऊपर का गायब हुआ और 9 ही नीचे गए, नहीं -18 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया है उसमें मेरे बच्चे 18 की कमी आ जाएगी। अब मेरे बच्चों, मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूरी तरह खत्म हुआ, और ऐसा कोई भी पेपर में सवाल आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है आप आसानी से कर लेंगे। इस पे एक क्वेश्चन सीजीएल में पिछली बार पूछा गया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में ये बात आई होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद आप सब।